सूडान एक ऐसा देश जो सिर्फ भूखा नहीं है बल्कि जियोपॉलिटिक्स की भूख में पिस रहा है। यहाँ दो सेनाएं लड़ रही हैं, एक सत्ता के लिए और दूसरी सोने और तेल के लिए। पर असली प्लेयर कौन है? मिस्र जो पानी की सुरक्षा चाहता है, वहीं यूएई और सऊदी अरब जो गोल्ड और बिजनेस चाहते हैं, रूस जिसका वैगनर ग्रुप यहाँ सोने की खदानों पर कब्जा कर रहा है। यानी सूडान की जमीन आज दुनिया की प्रॉक्सी वॉर का मैदान बन चुकी है। WHO कहता है यहाँ 200 से ज्यादा हेल्थ अटैक हुए, 40,000 से ज्यादा मौतें हुई और 1 करोड़ से ज्यादा लोग भूख से मरने की कगार पर हैं और 10 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ सूडान की नहीं है, ये उस पूरी दुनिया की कहानी है जहां ऑयल और सोना और समंदर के रास्ते इंसानों की जिंदगी से ज्यादा कीमती है। अगर सूडान गिरा तो सिर्फ एक देश नहीं, पूरा अफ्रीका हिल जाएगा और असर पड़ेगा हम सब पर, खाने से लेकर शिपिंग रूट्स तक। आइए जानते हैं सूडान की वो सच्चाई जिसे दुनिया जानबूझकर छुपा रही है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सूडान की जगह की। सूडान अफ्रीका महाद्वीप का एक बड़ा देश है जो नॉर्थ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका के बीच बसा हुआ है। इसका नक्शा देखिए तो ये नील नदी के किनारे फैला हुआ है जो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और प्राचीन मिस्र से लेकर सूडान तक जीवन देती आई है। सूडान का क्षेत्रफल लगभग 18.18 लाख वर्ग किलोमीटर का है। ये भारत से थोड़ा छोटा है, लेकिन अफ्रीका में ये अब तीसरा सबसे बड़ा देश है। नॉर्थ में ये मिस्र से सटा हुआ है और ईस्ट में इरिट्रिया और इथोपिया, जबकि साउथ में सूडान और वेस्ट में चाड और लीबिया। सूडान का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान और घास के मैदान है। नॉर्थ में नुबियन रेगिस्तान है जो सूखा और गर्म है, जबकि सेंट्रल में नील नदी की घाटियां उपजाऊ है। यहाँ गेहूं और कपास और सारगम उगाया जाता है। साउथ ईस्ट में दारफुर का पठार है जो पहाड़ी इलाका है जो सोने की खदानों से भरा हुआ है। लेकिन सबसे खास है रेड सी का एक्सेस। सूडान की 853 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है जो पोर्ट सूडान जैसे शहरों से गुजरती है। ये रेड सी के दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक है जहां से 10% ग्लोबल ट्रेड गुजरता है, जैसे कि सुएज कैनाल से यूरोप एशिया का शिपिंग। सूडान अफ्रीका का दिल है, यानी महाद्वीप का केंद्र बिंदु। बीबीसी और कन्वर्सेशन जैसे सोर्स बताते हैं कि ये नील नदी को कंट्रोल करता है जो इथोपिया के ग्रैंड रेनेसस डैम विवाद में सूडान को मजबूत बनाता है। रेड सी से ये अरब प्रादीप यानी सऊदी और यूएई से जुड़ा हुआ है जहां से तेल और गैस का एक्सपोर्ट होता है। सोने की खदानें, दुनिया के 10% गोल्ड सूडान से ही आता है जो सूडान को इकोनॉमिकली मजबूत बनाता है। नेशनल ज्योग्राफिक बताता है कि प्राचीन काल से सूडान सभ्यताओं का सेंटर रहा। जाबल, बरकल जैसे यूनेस्को साइट्स यहाँ हैं, लेकिन आज वॉर की वजह से ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन एक अभिशाप बन गया है। विदेशी पावर यहाँ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। मतलब आसान भाषा में समझे तो सूडान अफ्रीका का दरवाजा है। अगर ये गिरा तो पूरा महाद्वीप हिल जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2011 से पहले सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था, फिर उसका एक हिस्सा साउथ सूडान अलग हो गया। सूडान का कुल क्षेत्रफल 25 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा था, जो अल्जीरिया से भी बड़ा था। ये 1956 में ब्रिटिश इजिप्टिशियंस कॉलोनी से आजाद हुआ था, लेकिन हमेशा से उत्तर और दक्षिण के बीच बटा रहा। 9 से 15 जनवरी 2011 को साउथ सूडान में रेफरेंडम हुआ जहां 98.83% लोगों ने इंडिपेंडेंस चुना। 9 जुलाई 2011 को साउथ सूडान नया देश बना, दुनिया का 113वां देश। साल 2005 में साइन हुआ कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट जो 1983 से 2005 तक चली दूसरी सूडानी सिविल वॉर को खत्म करने के लिए बनाया गया। इस समझौते में एक वादा किया गया था कि साउथ सूडान को इंडिपेंडेंस पर रेफरेंडम का अधिकार मिलेगा। 2011 में यही रेफरेंडम हुआ और साउथ सूडान अलग होकर नया देश बन गया। इस बंटवारे से सूडान का आकार करीब 40% छोटा हो गया। अब उसका क्षेत्रफल लगभग 18.18 लाख वर्ग किलोमीटर है। साथ ही साउथ सूडान ने 75% तेल के भंडार अपने पास रख लिए, जिससे सूडान की इकोनॉमी को भारी नुकसान हुआ। हालांकि मीडिया ने इसे एक पीसफुल स्प्लिट बताया था, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट और तेल को लेकर विवाद आज भी जारी है। 1978 में साउथ सूडान के इलाके में तेल को डिस्कवर किया गया और वही इलाका सूडान के कुल तेल का प्रोडक्शन का करीब 85% था। लेकिन उस वक्त सारी कमाई का कंट्रोल खार्तूम की उत्तरी सरकार के हाथ में था, जबकि दक्षिण इलाकों में
जहां से तेल निकलता था उन्हें इसका लगभग कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता था। इससे दक्षिण के लोगों में गुस्सा और अलगाव की भावना बढ़ी। CNN की 2011 की रिपोर्ट बताती है कि तेल पाइपलाइन उत्तरी सूडान से होकर गुजरती थी, यानी साउथ सूडान के पास तेल तो था, लेकिन उसे बेचने के लिए नॉर्थ इलाके की पाइपलाइन पर डिपेंड रहना पड़ता था। जब साउथ सूडान की आजादी की बात आगे बढ़ी तो खार्तूम सरकार ने धमकी दी कि अगर वे अलग हुए तो तेल पाइपलाइन बंद कर दी जाएगी। 2005 के कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट में एक ऑयल रिवेन्यू शेयरिंग फार्मूला बनाया गया था, जिसमें तय हुआ कि तेल की कमाई दोनों देशों में बांटी जाएगी, लेकिन विवाद कभी खत्म नहीं हुआ। आज तक ऑयल और बॉर्डर से जुड़े विवाद ही सूडान में चल रहे तनाव और संघर्ष की बड़ी वजह है। सूडान के डिवीजन और लगातार चल रही लड़ाइयों के पीछे धार्मिक और कल्चरल अंतर भी एक बड़ी वजह रही। नॉर्थ सूडान में ज्यादातर लोग मुस्लिम थे और 1983 में वहां शरिया लॉ यानी इस्लामी कानून लागू कर दिया गया, लेकिन दक्षिणी सूडान में करीब 40% आबादी क्रिश्चियन थी और लगभग 60% लोग पारंपरिक अफ्रीकी जनजातीय धर्म यानी एनिमिस्ट बिलीफ्स मानते थे। शरिया कानून लागू होने के बाद दक्षिण के लोगों को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से दबाया गया, जिससे असंतोष और बढ़ गया। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश औपनिवेशिक दौर में ही उत्तर को इस्लामी और दक्षिण को ब्लैक अफ्रीकन पहचान दी गई थी, यानी उपनिवेशन कालीन नीति ने ही इस धार्मिक और नस्ली विभाजन की नींव रखी थी। यही अंतर आगे चलकर सिविल वॉर का ईंधन बना। दूसरी सिविल वॉर 1983 से 2005 में लगभग 20 लाख लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर साउथ सूडान के थे। लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हुए, गांव जलाए गए और समाज पूरी तरह टूट गया। तेल, धर्म, पहचान, यही 3 चीजें थी जिन्होंने सूडान को 2 हिस्सों में बांट दिया और आज तक उस जमीन पर शांति नहीं लौटने दी। सूडान की लड़ाई सिर्फ तेल या धर्म की वजह से नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति, नस्लीय भेदभाव और औपनिवेशिक विरासत, इन तीनों के आपस में जुड़ने से पैदा हुई। खार्तूम की सरकार ने हमेशा सत्ता को सेंट्रलाइज्ड पावर रखा और साउथ सूडान को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। वहां ना सड़कें बनी, ना स्कूल, ना अस्पताल। विकास का सारा पैसा उत्तर में ही खर्च होता रहा। इसी भेदभाव के खिलाफ 1983 में जॉन गैरेक के नेतृत्व में SPLA यानी सूडान पीपल लिबरेशन आर्मी ने बगावत की। उन्होंने मांग की कि सत्ता, संसाधन और पहचान में दक्षिण को भी बराबरी मिले। कैनोपी फोरम की 2025 की रिपोर्ट कहती है कि संघर्ष की जड़ें अरब वर्सेस नॉन अरब नस्लीय विभाजन और पावर शेयरिंग की कमी में थी। वहीं ऑपरेशन ब्रॉक एंड साइलेंस के अकॉर्डिंग ब्रिटिश शासन की औपनिवेशिक नीतियों ने ही इन जातीय और धार्मिक दरारों को गहरा किया, जो आज तक नहीं भरी। और यही हाल हिंदुस्तान में भी हुआ था, जो इन्होंने फॉलो किया था डिवाइड एंड रूल, जिसकी वजह से ये हिंदुस्तान के अंदर 200 साल तक हुकूमत करके गए। कुल मिलाकर तेल जिसने आर्थिक लालच को बढ़ाया, धर्म जिसने पहचान का संकट पैदा किया और सत्ता जिसने असमानता को स्थायी बना दिया, आपस में जुड़े हुए थे। और असली हकीकत यह है कि युद्ध की जड़ें इतनी गहरी है कि आज भी तेल और सीमा विवादों को लेकर सूडान और साउथ सूडान के रिश्ते तनाव में हैं। तेल ने जंग को पैसा दिया, धर्म ने उसे पहचान दी और सत्ता ने उसे जिंदा रखा। यही सूडान की त्रासदी की असली कहानी है। PTI प्रोजेक्ट 2024 रिपोर्ट के मुताबिक साउथ सूडान के अलग होने के बाद यानी 2011 में सूडान की ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को भारी झटका लगा। ज्यादातर इंडस्ट्री तेल पर डिपेंड थी, इसलिए रोजगार के अवसर घट गए। आज युवाओं में बेरोजगारी 30% से ज्यादा है, खासकर दारफुर और नील वैली जैसे इलाकों में। इसी बेरोजगारी और महंगाई से परेशान होकर 2018 और 19 में युवाओं ने बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन शुरू किए, जिनके चलते 3 दशक से सत्ता में बैठे उमर अल बशीर को हटना पड़ा। बशीर ने 1989 में मिलिट्री कूप से सत्ता संभाली थी और अपने 30 साल के शासन में दारफुर जनसंहार जैसी घटनाएं हुई, जिसमें करीब 3 लाख लोग मारे गए। हालांकि 2019 में सेना ने बशीर को हटा दिया, लेकिन 2021 में फिर से एक और मिलिट्री कूप हुआ, जब जनरल अब्दुल फातेह अल बुरहान ने सिविलियन सरकार को किनारे कर दिया। ओरिजिन रिपोर्ट बताती है कि ये सारे कूप्स भी ब्रिटिश दौर में बनाई गई नस्लीय और जाति विभाजनों का नतीजा है, जो आज तक सूडान की राजनीति को तोड़ रहे हैं। 2025 तक सूडान में करीब 75 लाख लोग अपने ही देश में इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। बार बार के कूप से भ्रष्टाचार और गरीबी और बेरोजगारी ने सूडान को एक फेल्ड स्टेट बना दिया, जहां पावर सेना के हाथों में और नागरिक सिर्फ भुगतने वाले हैं। सूडान में सरकार बदलती है, लेकिन हालात नहीं। बेरोजगारी,
तख्ता पलट और गरीबी का ये चक्र आज भी वहीं घूम रहा है। 2 जनरल एक कुर्सी, यही आज के सूडान की सबसे बड़ी कहानी है। अब बात करते हैं जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान और मोहम्मद हमदान दागलो, जिन्हें लोग हेमेती के नाम से जानते हैं। ये दोनों कभी एक ही टीम में थे और 2019 में मिलकर तानाशाह उमर अल बशीर को सत्ता से हटाया था। बीबीसी की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त बुरहान और हेमेती को जनता में परिवर्तन के चेहरे के तौर पर देखा गया था। बुरहान, जिनका जन्म 1960 में हुआ, एक सैनिक अधिकारी है जिन्होंने सेना में ऊंचे पदों तक काम किया। 2019 की क्रांति के बाद वे लेफ्टिनेंट जनरल बने और फिर ट्रांजिशनल काउंसिल के प्रमुख बने। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग नॉर्दर्न सूडान से हैं, आर्मी बैकग्राउंड के हैं और उन्होंने दावा किया था कि वे सूडान में सिविलियन सरकार और लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। लेकिन कुछ ही सालों में हालात बदल गए। हेमेती, जो आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के कमांडर हैं, और बुरहान, जो सूडान आर्म फोर्सेस यानी एसएएफ के प्रमुख हैं, अब सत्ता की उसी कुर्सी के लिए आमने सामने हैं। दोनों के बीच की ये जंग ही आज सूडान की तबाही का सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। जो 2 जनरल कभी तानाशाह को गिराने के लिए साथ आए थे, आज वही सूडान को गिराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक कुर्सी के लिए। अब बात करते हैं हेमेती की, वो चेहरा जिसने सूडान की मौजूदा जंग को और खतरनाक बना दिया। मोहम्मद हमदान दागलो, जिसे लोग हेमेती कहते हैं, दारपुर के अरब जनजातीय समूह से आते हैं। 1980 के दशक में वे एक मिलिशिया लीडर बने और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाने लगे। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के कूप में हेमेती और जनरल बुरहान ने एक साथ मिलकर तानाशाह उमर अल बशीर को हटाया। उस वक्त जनता लोकतंत्र और नागरिक शासन की मांग कर रही थी, लेकिन फौज ने सत्ता अपने हाथ में रख ली, यानी पावर ग्रैब कर लिया। 2021 तक दोनों ट्रांजिशनल सॉवरेन काउंसिल में साथ थे। बुरहान चेयरमैन बने और हेमेती उनके डिप्टी, लेकिन पावर शेयरिंग को लेकर दोनों के बीच तनाव बढ़ गए। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट की 2024 रिपोर्ट बताती है कि दोनों ही बशीर के पुराने नेटवर्क से जुड़े हुए और भ्रष्टाचार की उसी व्यवस्था का हिस्सा रहे। हालांकि शुरू में दोनों साथ थे, लेकिन जब बात आई आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स को आर्मी में मर्ज करने की, तब दरार गहरी हो गई। हेमेती को डर था कि उनकी ताकत खत्म हो जाएगी, जबकि बुरहान सेना का पूरा कंट्रोल चाहते थे। यहीं से दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और सूडान की मौजूदा जंग की शुरुआत हुई। जो कभी एक ही तानाशाह को गिराने के लिए लड़े थे, अब वही 2 जनरल बुरहान और हेमेती एक दूसरे को गिराने में जुटे हैं और सूडान उसकी कीमत चुका रहा है। सत्ता बांटना कभी आसान नहीं होता और सूडान इसका सबसे बड़ा सबूत है। 2019 में जब ट्रांजिशनल काउंसिल बना तो यह तय हुआ कि 50-50 पावर शेयरिंग होगी, आधी मिलिट्री आधी सिविलियन सरकार। लेकिन सवाल यह था, कौन रहेगा सेना से ऊपर, किसे असली कमान मिलेगी। यहीं से शुरू हुआ सिविल वॉर की उल्टी गिनती। मुख्य विवाद था आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस का और एसएएफ यानी सूडान आर्म फोर्सेस में मिलाने का। आरआईए ग्रुप की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि जनरल बुरहान चाहते थे कि 2 साल में आरएसएफ को आर्मी में मर्ज किया जाए, लेकिन हेमेती ने साफ इनकार किया। वो आरएसएफ को इंडिपेंडेंट ताकत बनाए रखना चाहते थे। दूसरी तरफ बुरहान प्रधानमंत्री बनकर सरकार पर कंट्रोल रखना चाहते थे, जबकि हेमेती ज्यादा राजनीतिक शक्ति मांग रहे थे। एआरएफ सेंटर की 2025 की एनालिसिस के अकॉर्डिंग 2021 के कूप के बाद सिविलियंस को पूरी तरह साइड लाइन कर दिया गया। 2022 में जुबा एग्रीमेंट से थोड़ी देर के लिए संतुलन लौटा, लेकिन 2023 के अप्रैल तक तनाव चरम पर पहुंच गया। आरएसएफ ने खार्तूम एयरपोर्ट पर हमला किया और क्राइसिस ग्रुप के अकॉर्डिंग ये एक सीधी सत्ता की लड़ाई यानी सुप्रीम पावर स्ट्रगल थी, जहां दोनों जनरल्स ने विदेशी समर्थन जुटाए। आरएसएफ को यूएई से और एसएएफ को इजिप्ट से मदद मिली। आखिरकार 15 अप्रैल 2023 को आरएसएफ ने खार्तूम के कूप करने की कोशिश की और उसी दिन पूरे देश में सिविल वॉर भड़क उठा। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग यही पावर ग्रैब सूडान के तीसरे गृह युद्ध की शुरुआत थी। 15 अप्रैल 2023 वही दिन जब सूडान फिर से जल उठा। उस दिन आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने अचानक हमला किया और खार्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, प्रेसिडेंशियल पैलेस और मिलिट्री बेस पर कब्जा कर लिया। बीबीसी की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ये सब कुछ जनरल बुरहान और हेमेती के बीच चली आ रही पावर स्ट्रगल का नतीजा था, जो आरएसएफ और एसएएफ के इंटीग्रेशन डील टूटने के बाद भड़क गई। जवाब में एसएएफ ने एयर स्ट्राइक शुरू की और धीरे धीरे ये लड़ाई पूरे देश को निगलने लगी। सीएफआर की रिपोर्ट बताती है कि 2025 तक ये जंग दारपुर
कोर्डोफान और अल जजीरा तक फैल चुकी थी। सोशल मीडिया और फेसबुक अपडेट के मुताबिक आरएसएफ ने अल फाशर शहर पर कब्जा कर लिया, जबकि एसएएफ ने खार्तूम के कुछ हिस्से वापस अपने कंट्रोल में ले लिए। पिछले 2 सालों में कम से कम 40,000 लोगों की मौत हुई है, लेकिन एक्टिविस्ट का दावा है कि असल संख्या 1 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर के अकॉर्डिंग हेमेती का गोल्ड एम्पायर यानी सोने के अवैध व्यापार से आने वाला पैसा इस युद्ध को जिंदा रखने की सबसे बड़ी वजह है। आखिर में ये साफ है कि 2 दोस्त की दुश्मनी ने एक पूरे देश को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, इस जंग का सबसे बड़ा शिकार बना सूडान की राजधानी खार्तूम और दारपुर इलाका। 2023 से 2025 तक जो बैटल ऑफ खार्तूम चली, उसने पूरा शहर तबाह कर दिया। आरएसएफ ने सेंट्रल खार्तूम पर कब्जा किया, जबकि एसएएफ ने जवाब में लगातार एयर स्ट्राइक की। येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की 2024 की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 500 दिनों में खार्तूम के 50% हॉस्पिटल तबाह हो गए। दारपुर में हालात और भी डरावने हैं। आरएसएफ का ये इलाका होम ग्राउंड माना जाता है, लेकिन यहाँ उन्होंने खुद अपने ही लोगों पर एथनिक क्लीनिंग शुरू कर दी। टूर और मसालित जैसे ट्राइब्स को टारगेट किया गया। यूनाइटेड नेशंस की 2025 की रिपोर्ट कहती है कि अल फाशर के गिरने के बाद 10 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों से भागे। एपी न्यूज के मुताबिक आरएसएफ ने कई हॉस्पिटल पर हमले किए, जिसमें 460 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। दारपुर में अब 70% हेल्थ फैसिलिटीज बर्बाद हो चुकी है। खार्तूम में स्नाइपर्स और लूटपाट चल रही है, तो दारपुर में मास रेप और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की रिपोर्ट रोज आ रही है। आईआरसी की रिपोर्ट 2025 में बताती है कि अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर इसी खार्तूम और दारपुर इलाके से। अब बात करते हैं जंग के असली मैदान की। एक तरफ है एसएएफ यानी सूडानीज आर्म फोर्स, जिनके पास है एयर पावर, सुखोई जेट्स, मिसाइल्स और ईरानी रूस जैसी सप्लाई। क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट कहती है कि एसएएफ ने कई बार आरएसएफ के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, लेकिन इन हमलों में सिविलियंस यानी आम लोग भी बड़ी संख्या में मारे गए। दूसरी तरफ है आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स, जिनके पास है AK-47, टेक्निकल गन्स, पिकअप गाड़ियों पर लगे मशीन गन्स और यूएई से मिले ड्रोन्स और मिसाइल्स। अल जजीरा के मुताबिक आरएसएफ ने शहरों में गोरिल्ला वारफेयर अपनाई, छिपकर हमला करना, बिल्डिंग्स में छिपना और फिर पलटवार, जबकि एसएफ शहरों से बाहर से एयर बॉम्बिंग कर रही थी। 2025 तक हालात ये बन गए कि आरएसएफ ने वेस्टर्न सूडान का ज्यादातर हिस्सा कब्जा लिया और एसएएफ ईस्ट सूडान में टिके रहे। यानी ये बन गया था एक एसिमेट्रिक वॉर, ऊपर से बम बरसाता एसएफ और नीचे से जमीन पर लड़ता आरएसएफ। देश तबाही में डूब गया, हर जगह बमबारी, जलते हुए अस्पताल और सड़क पर ताबूतों की कतारें। WHO की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 285 से ज्यादा हेल्थ सेंटर पर अटैक हुए, 100 से ज्यादा अस्पताल बमबारी में तबाह हुए। एपी की रिपोर्ट कहती है कि अल फाशर हॉस्पिटल में अकेले 460 लोग मारे गए और कई जगह गनमैन ने हॉस्पिटल में हमला किया। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के साथ रेप, लूटपाट, बच्चों की मौतें और हेल्थ सिस्टम का पूरा कोलैप्स हुआ। 80% मेडिकल फैसिलिटीज बंद हो चुकी है, सड़कों पर लाशें, कोई मदद करने वाला नहीं। यूएन कहता है कम से कम 40,000 लोग मरे, लेकिन असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बच्चे भूख और माल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं। सूडान एक लिविंग हेल बन चुका है, जहां कभी दोस्त रहे 2 जनरल अब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और बीच में पिस रही है आम जनता। अब सवाल यह है, जब इतने लोग मर रहे हैं, जब पूरा देश जल रहा है, तो दुनिया चुप क्यों है? क्योंकि ये वॉर यूरोप का नहीं है, अफ्रीका का है। एबीसी इसे फॉरगेटन वॉर कहता है, यानी भुला दिया गया वॉर। यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद मिली, लेकिन सूडान को सिर्फ 27% फंडिंग। जब गाजा और यूक्रेन पर कैमरे घूम रहे थे, सूडान को जानबूझकर अनदेखा किया गया। आईएमएस रिपोर्ट कहती है कि सूडान मीडिया के लिए साइलेंट ट्रेजेडी है, जहां किलिंग्स, ब्लैकआउट्स और इनविजिबल जेनोसाइड सब कुछ चल रहा है, पर दुनिया खामोश है। अफ्रीका के होने की वजह से इस ट्रेजेडी की कम वैल्यू समझी जाती है, यानी मीडिया बियास। अब सवाल उठता है, आखिर किसके फायदे में है ये जंग? सूडान की वॉर अब सिर्फ 2 ग्रुप्स की नहीं है, बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतों का मैदान बन चुकी है। मिस्र आर्मी के साथ है, क्योंकि मिस्र को सूडान में स्टेबिलिटी चाहिए ताकि उसका नील वाटर सिक्योरिटी बना रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र सूडानी आर्मी यानी एसएएफ को लॉजिस्टिक और वेपन सपोर्ट दे रहा है।
वहीं यूएई और सऊदी अरब ये दोनों आरएसएफ के साथ हैं। उनके अपने गोल्ड ट्रेड और बिजनेस इंटरेस्ट जुड़े हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया और टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएई आरएसएफ को ड्रोन और मिसाइल सप्लाई कर रहा है, क्योंकि आरएसएफ का लीडर हेमेती गोल्ड रिफाइनरी बिजनेस में शामिल है। वहीं रूस भी पीछे नहीं है। उसका वेगनर ग्रुप, जो अब अफ्रीका कॉर्प्स के नाम से जाना जाता है, आरएसएफ को मिसाइल्स और गोल्ड माइन कंट्रोल के बदले सपोर्ट कर रहा है। असल में रूस को सूडान के रेड सी पोर्ट पर पकड़ चाहिए, लेकिन वहीं अमेरिका और यूरोप ये दोनों बयान तो दे रहे हैं, लेकिन एक्शन में कमजोर है। यूएस और यूके सूडान में सैंक्शंस लगाते हैं, मगर किसी साइड का खुला समर्थन नहीं करते। यूरोप भी चिंतित है, लेकिन मिस्र और यूएई जैसे दोस्तों से टकराव नहीं चाहता। मतलब सीधा है, सूडान का युद्ध अब सिर्फ सूडानी नहीं रहा, ये एक प्रॉक्सी वॉर बन चुका है, जहां हर देश अपने फायदे के लिए किसी ना किसी साइड को सपोर्ट कर रहा है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े देश इसे अपनी चालों में खींच रहे हैं, क्योंकि सूडान तेल भी देता है और रेड सी तक पहुंच भी। और जब ताकतवर देश अपने फायदे देखने लगते हैं तो आम जनता की आवाज कोई नहीं सुनता। अब जरा सोचिए, जब इतने सारे देश एक ही जंग में अपनी अपनी चाल चल रहे हो तो सूडान में शांति कैसे आएगी? देश पूरी तरह से टूट चुका है। सूडान अब दो हिस्सों में बढ़ गए, एक तरफ आर्मी एसएएफ और दूसरी तरफ आरएसएफ, और बीच में फंसे हैं लाखों आम लोग। यूएन के मुताबिक अब तक 80 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। गोल्ड और पावर के नाम पर बाहरी देशों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। यूएई, रूस और दूसरे देशों की कंपनियां अब सूडान के सोने की खदानों पर कंट्रोल बना रही हैं। यानी देश की सबसे बड़ी संपत्ति अब सूडानी जनता के हाथ में नहीं रही। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, भोजन, दवा, पानी कुछ भी सही से नहीं मिल रहा। हॉस्पिटल बंद है, बच्चे भूख से मर रहे हैं और ऊपर से एयर स्ट्राइक और ड्रोन अटैक लगातार चल रहे हैं। अफ्रीका का पूरा रेड सी क्षेत्र अनस्टेबल हो गया है। मिस्र को पानी की चिंता है, रूस को पोर्ट की चिंता है और यूएई को गोल्ड की दौड़। सबकी राजनीति अब इस छोटे से देश में उलझी हुई। अगर ये हाल ऐसे ही चलता रहा तो सूडान एक और सीरिया या लीबिया बन सकता है, जहां कोई साफ विजेता नहीं होगा, सिर्फ हारे हुए, वो भी आम लोग। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।